हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी सीरीज को कंटिन्यू किया था कि पूरे पूरे वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसको एक वीडियो में मैं आपके साथ कवर करूंगा। एक बीच में वीडियो स्किप हो गई थी, तो आज हम अक्टूबर वीक 1 वीक 2 दोनों डिस्कस कर लेंगे, फिर वीक 3 और उसके बाद वीक 4 ऐसे अलग अलग वीडियो में आएंगे। ठीक है, 1 और 2 के लिए हम एक ही वीडियो यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आज के हमारी फर्स्ट न्यूज पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो रिलेटेड है प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स मोहम्मद मीजू रिसेंटली इंडिया की विजिट पे आए। काफी सारी चीजों पे दोनों कंट्रीज में बात हुई। अगर आपने इस टॉपिक को थोड़ा फॉलो किया हो तो जब से पावर में इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन जैसे बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू किए, जिससे साफ साफ ये था कि इंडिया के अगेंस्ट पॉलिसीज लेकर आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है फॉर चाइना। पर ये जो विजिट थी ये बहुत पॉजिटिव विजिट थी, काफी सारी चीजों पे बात हुई। आप देख सकते हो कि वैसे तो इनका कैंपेन जो था काफी ज्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पे था, पर इस बार की विजिट में बायलेटरल टाइज, इनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए उस पर बात हुई, ट्रेड एग्रीमेंट्स, डिफेंस कॉपरेशन, डिजिटल फाइनेंस कॉपरेशन, एनर्जी, हेल्थ, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुई। ठीक है, उसके अलावा इंडिया फाइनेंशियली हेल्प करेगा, सीधे सीधे लोन तो नहीं बोलेंगे। 400 मिलियन का होगा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, हम उनको अपनी करेंसी दे देंगे यूज करने को, वो हमें देंगे। एक तरह से हेल्प भी होती है एक कंट्री की दूसरी कंट्री को, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा जब दो कंट्रीज आपस में करेंसी स्वैप करें तो दोनों की करेंसीज बहुत वैल्यूएबल हो, तो जिसकी करेंसी ज्यादा वैल्यूएबल होती है वो दूसरे को हेल्प कर रहा होता है। एक यहाँ पर क्या किया जाएगा, ट्रेजरी बिल्स, ये भी आपके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस का तरीका, बस आप ये नहीं बोलना चाहते हम लोन दे रहे हैं। क्यों, ये टर्म ही बहुत खराब हो चुकी है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को लोन देती है, क्योंकि फिर चाइना जैसी कंट्रीज कई बार आपके एसेट, एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, इनको फिर अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर देती है। तो अब ये लोन देना ये बहुत ही कम यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आपको एक मैप पे दिखाऊं तो बिल्कुल लक्षद्वीप के नीचे आपको देखने को मिलेगा मालदीव्स, जिसकी कैपिटल है माले। चलते अपने सेकेंड न्यूज पे। तो आपको पता है नोबेल प्राइज अनाउंस हो चुके हैं, 6 के 6, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, तो वैसे तो मैंने सारे कवर किए, शुरू होता है फिजियोलॉजी या मेडिसिन से। तो ऐसा करते हैं, जो मैंने आगे एक स्लाइड्स बनाई है, मैं आपको पहले एक नोबेल प्राइज दिखाता हूँ। ठीक है, इस साल का पीस प्राइज निहॉन इंडिया को, ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जापान में हिरोशिमा नागासाकी में जो न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई थी उसके जो सर्वाइवर्स हैं उनको मदद करती है। ठीक है, अ पावरफुल इंटरनेशनल नॉर्म, तो न्यूक्लियर सर्वाइवर्स को मदद करने के लिए। फिजिक्स का मिला है जॉन हॉपफील्ड, जेफरी हिंटन को, इनकी रिसर्च क्या थी, फिजिक्स टू फाइंड पैटर्न इन इंफॉर्मेशन, तो यही इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। केमिस्ट्री, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर, इनकी रिसर्च क्या थी, दे क्रैक द कोड फॉर प्रोटीन्स अमेजिंग स्ट्रक्चर्स। फिजियोलॉजी या मेडिसिन, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफकुन, इनका क्या था, टाइनी आरएनएस विद प्रोफाउंड फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। लिटरेचर, इसमें कोई अलग से फील्ड नहीं बताई जाती, सीधे हानकांग, उन्होंने जो भी अपनी करियर में काम किया, पहली बार एक साउथ एशियन फीमेल को यह अवार्ड अनाउंस किया गया। स्वर्गीय स्विस बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, ये सबसे लेटेस्ट नोबेल प्राइज था। पहले 5 1901 में शुरू हो गए थे, ये 69 में पहली बार दिया गया था। स्वर्गीय स्विस बैंक स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, जहां से अल्फ्रेड नोबेल थे, जिनके नाम पर ये नोबेल प्राइज शुरू किए गए। टैरन एक्लमोजो, सिमोन जॉनसन, जेमसन रॉबिन्सन, इनकी रिसर्च थी कि कैसे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं और इंस्टीट्यूशंस का काम करना कैसे किसी कंट्री की प्रोग्रेस इकोनॉमिकली कैसे उसमें फर्क डालता है। ठीक है, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल 1895 में इन्होंने अपनी विल लिखी थी, जिसके बेसिस पे नोबेल कमेटी बनी थी। 1901 से उस नोबेल कमेटी ने नोबेल प्राइज देने शुरू कर दिए थे। शुरू में 5 थे, छठा ऐड हुआ था 1969 में। ठीक है, तो हर साल अक्टूबर मंथ में अनाउंस होते हैं, ऑफिशियल सेरेमनी होती है दिसंबर मंथ। ठीक है, तो सारे जो नोबेल जितना भी इंपॉर्टेंट था वो सब मैंने कवर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने मतलब कंटिन्यू करना था, तो ये तो सिर्फ एक था, मैंने तो आपको सारे ही करवा दिए। तो जो नोबेल प्राइजेस हैं वो शुरू हुए थे 1901 से, पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स वाला जाके शुरू हुआ था 1969 से। ठीक है, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल असल में डायनामाइट के इन्वेंटर भी थे, पर बाद में इन्होंने नोबेल प्राइजेस इस सोच से बनाए कि ह्यूमैनिटी का फायदा होना चाहिए।
फिजिक्स का रॉयल स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिया जाता है, केमिस्ट्री का भी वही देती है, फिजियोलॉजी मेडिसिन का कैरोलिन का इंस्टीट्यूट देता है, लिटरेचर का स्वीडिश अकेडमी। सिर्फ एक पीस का नोबेल प्राइज है जो स्वीडन से नहीं दिया जाता, बगल वाली कंट्री नॉर्वे से दिया जाता है। इकोनॉमिक साइंसेस का वो भी स्वीडन, ठीक है। हाँ, फर्स्ट इंडियन जिनको ये मिला था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी लिटरेचर में 1913। फर्स्ट फीमेल इंडियन थे पीस में मिला था मदर टेरेसा जी को 1979। और साइंसेज में जो फर्स्ट इंडियन थे वो थे सीवी रमन जी, फिजिक्स में मिला था 1930। रतन टाटा जी रिसेंटली ही पास हुए, एक बहुत ही बड़ा प्रोफेशनल करियर, एक बहुत ही बड़े फिल्मोथेरेपिस्ट, एक बहुत ही पॉजिटिव इनकाउंटर। और इन्होंने जो टाटा ग्रुप को बना दिया, अब जो एक इतना बड़ा जायंट बना दिया, सिर्फ डोमेस्टिकली इंटरनेशनली बहुत बड़ा इनका एक कंट्रीब्यूशन रहा। तो इनका पूरा नाम था रतन नवेल टाटा, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन और फॉर्मर चेयरपर्सन थे इंडिया के लार्जेस्ट कंपनीज या सेट ऑफ कंपनीज टाटा ग्रुप के। इनको असल में टाटा ग्रुप का कंट्रोल मिला था 1991 में। इनके करियर में जो सबसे बड़ी चीज टाटा के अंदर आई वो था टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टेक्ले टी जैसा ब्रांड इन्होंने एक्वायर किया, बीएसएनएल से इन्होंने एक्वायर किया। एक कोरस स्टील, ये कहते हैं कि इतनी अच्छी डील नहीं थी स्टील वाली। जैगुआर लैंड रोवर इन्होंने फोर्ड कंपनी से एक्वायर किया। एक टाइम पे जिस फोर्ड ने टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल को काफी डाउनग्रेड करने की कोशिश की थी। फिर एयर इंडिया जो वैसे तो टाटा ग्रुप का ही था पर गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर लिया था, फिर वापस टाटा को मिला, उसमें इनका काफी बड़ा रोल रहा। ये सारे ब्रांड्स, और अभी इसमें बहुत सारे मिसिंग होंगे, ये सारे ब्रांड्स कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप के या तो अंडर या उसके साथ मिलकर काम करते हैं इंडिया में। जैसे स्टारबक्स इंडिया में टाटा ग्रुप के साथ अलायंस में, बाहर नहीं। अब इसमें बहुत कुछ मेंशन नहीं, जैसे इंडिया में आईफोन्स बनाने के लिए फॉक्सकॉन, पेगाटॉन, मेगाटॉन की जो फैक्ट्री, उसमें से कुछ फैक्ट्री टाटा की है। तो सोचो बहुत सारी चीजें तो भी इसमें मेंशन ही नहीं है, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज अब हमने ये भी डिस्कस कर लिया, तो हमें अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हिरोशिमा नागासाकी के सर्वाइवर्स को हेल्प करती है। ये बनाई गई थी अगस्त 1956 में। हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई थी अगस्त 1945 में, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे ऑनर्स मैंने आपको करा दिए के करके। आगे चलते हैं। रिसेंटली हमारी होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक लेबनान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है हिज्ब उल तहरीर, इसको बैन कर दिया अंडर दी सेक्शन 35 ऑफ द यूएपीए, यूआपा 1967। बाद में इसकी अमेंडमेंट भी आई थी, ठीक है। तो यूआपा से जिसको जोड़ दिया जाता है ना, ज्यादातर मीडिया कहते हैं कि भाई ये तो टेररिस्ट बन गया एक इंसान, या ये तो इंसान एक टेररिस्ट है, ठीक है। ठीक है, तो असल में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वैसे नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थी, वेरियस तरह की लिटरेचर और टेक्स्ट दुनिया भर में फॉरवर्ड करना, जिससे यूथ को आप गलत डायरेक्शन दे सको। इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक कैलिफेट को प्रमोट करना, जिहाद और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना। ये एक इंटरनेशनल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन थी जो जेरूसलम में 1953 में बनी थी, पर बाद में ये लेबनान शिफ्ट हो गई थी, जिसकी कैपिटल बेरूत है, जहां अभी इजराइल की फोर्सेस बहुत एक्टिव है। दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज को पहले बैन कर चुकी थी, फाइनली इंडिया ने भी कर दिया। हमारे इस तरह से 45 ऑर्गेनाइजेशंस बैंड है, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है। ये असल में इनका फ्लैग है, आप देख सकते हो। इनका जो एक तरह से लोगो, इसमें आपको आईसिस की छाप भी देखने को मिलेगी, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। यूआपा जो है इसको 2019 में अमेंड किया जाता है और बहुत सारी चीजें इसमें ऐड कर दी जाती है, ठीक है। तो यूआपा एक बहुत ही, आप कह लो, कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज या टेरर एक्टिविटीज के अगेंस्ट काम करता है, उसको रोकने के लिए काम करता है, ठीक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसमें बहुत इंटरेस्ट लिया था। गति शक्ति, पीएम गति शक्ति योजना। इसका बहुत सिंपल लॉजिक है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स इंडिया में आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बातें आए, पर वो टाइमली कंप्लीट हो। ऐसा नहीं कि चीज बननी थी 5 साल में, बन रही 10 साल में, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस इनिशिएटिव के 3 साल पूरे हो गए। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने काफी इसको कंग्रेचुलेट किया सबको कि काफी अच्छे से इनिशिएटिव काम कर रहा है। इस इनिशिएटिव में बहुत तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दिया जाता है, क्या वो टाइमली कंप्लीट हो रहे हैं। असल में आप ये देख रहे हो ना, 100 लाख करोड़, ये एक इनिशिएटिव अनाउंस किया गया था, यहाँ लिखा नहीं है, इसका नाम था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की। प्रोजेक्ट्स तो बहुत अनाउंस है, क्या वो टाइम से कंप्लीट हो रहे हैं, ये गति शक्ति देखती है।
सारे डिपार्टमेंट्स को साथ बिठाया जाता है, कहाँ किसकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है उसको ढूंढा जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है, प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, तो इसका एक ही मोटिव है कि भी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर टाइम पे बने, अच्छी क्वालिटी का बने, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का बने। अब इसमें बहुत सारी चीजें, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो थोड़ी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है वहां काम करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करना, जियो स्पेशल डाटा का यूज करना, हर एक टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है यूज करो और चीजों को टाइमली कंप्लीट करो। ठीक है, ये एक आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कौन से रोड, रेलवे, टोल प्रोजेक्ट्स, पोर्ट प्रोजेक्ट्स, हर तरह के प्रोजेक्ट्स मेंशन है और किस तरह से उनको रेगुलरली चेक में रखा जाता है ताकि वो टाइमली कंप्लीट हो। रिसेंटली इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट 11वें प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी की बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 15 अक्टूबर। 1931 में इनका जन्म होता है तमिलनाडु के रामेश्वरम में। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का टाइटल भी दिया जाता है क्योंकि इन्होंने मिसाइल प्रोग्राम्स में बहुत योगदान दिया। हमारे मिसाइल प्रोग्राम्स, हमारे स्पेस प्रोग्राम, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये तीनों में ही बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहे। 11th प्रेसिडेंट अपॉइंट किया था 2002 में, इन्होंने अपनी टर्म कंप्लीट की 2007 में। पद्मभूषण और भारत रत्न जैसे अवार्ड इन्हें मिले। ठीक है, तो इसरो में प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डीआरडीओ में डायरेक्टर, पोखरण 2 में इनकी बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट। ये ऐसी चीजें थी जो एज अ साइंटिस्ट इन्होंने कंट्री की ग्रोथ में बहुत बड़े योगदान दिए। इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जुनामुद्दीन अब्दुल कलाम। आगे चलते, रिसेंटली एलन मस्क और एलन मस्क की जो कंपनी स्पेसएक्स, उसने कुछ ऐसा करके दिखाया जो दुनिया के लिए बहुत यूनिक है, जिसको हम बोलते हैं ना रॉकेट, वो असल में होता है लॉन्च व्हीकल। उसके टिप में होता है सैटेलाइट जिसको रॉकेट ऊपर छोड़ के जाना चाहता है। ठीक है, पास में लगे होते हैं बूस्टर्स, तो सबसे पहले तो बूस्टर पुश देके पानी में या जमीन में गिर जाते हैं। जब लॉन्च व्हीकल एक हाइट पे पहुंचता है तो सैटेलाइट को फाइनल पुश देके वो भी ज्यादातर ओशन में गिर जाता है, मतलब वापस कुछ नहीं आ रहा। इलॉन मस्क और बहुत सारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि रीयूज करो, पर वो इतना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। इलॉन मस्क ने क्या किया, अपने बहुत ही हैवी बूस्टर्स को पहले लॉन्च किया और उसके बाद इस तरह से एक रोबोटिक आर्म से उसको वापस एक तरह से कैच कर लिया, कैच मतलब होल्ड कर लिया, ताकि इसमें फिर से फ्यूल भर के इसको फिर से रीयूज किया जा सके। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसका इन्होंने नाम रखा है मेकाजिला। तो मेकाजिला का काम है और ये बहुत ह्यूज बूस्टर्स है, कुछ 30-35 फ्लोर की बिल्डिंग की हाइट जितने बूस्टर्स हैं, और इन बूस्टर्स को आगे जाके यूज किया जाएगा मार्स मिशन के लिए। ठीक है, तो मिड एयर बूस्टर रिकवरी मेकाजिला का जो एक फुल फॉर्म है, और ये बूस्टर्स वापस से रिटर्न हो सकते हैं ताकि अगले प्रोजेक्टाइल को फिर से भेजने के लिए रिफ्यूल किया जा सके। ये बहुत बड़ी चीज है। एक और तरीका भी है, ऐसे भी ये फैल्कन 9 के बूस्टर्स ऐसे सिंपली लैंड करते हैं, पर स्टारशिप के बूस्टर्स में प्रॉब्लम क्या है, बहुत हैवी और बहुत बड़े हैं, सिंपली लैंड नहीं करेंगे। इनको इस तरह से एक तरह से दो आर्म्स इस तरह से कैच कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए लाओस, मैं आपको भी मैप पे दिखाऊंगा। वहां थी 19th ईस्ट एशियन समिट की मीटिंग। असल में 18 कंट्रीज आती हैं ईस्ट एशिया में, मैप पे दिखाता हूँ। इसको बनाने के पीछे, ईस्ट एशिया को चलाने के पीछे बहुत बड़ा रोल है आसियान का। आसियान तो आपको पता ही है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 10 कंट्री का ग्रुप है। पहले आपको मैप पे दिखाई देता हूँ। तो आसियान तो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा यहाँ। आसियान की खुद की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इन 10 कंट्रीज की, पर ये अपने आसपास की और कंट्रीज को भी लेकर आए। तो टोटल 18 कंट्रीज ईस्ट एशिया समिट में जो है, पहली 10 तो आसियान ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके अलावा डायलॉग पार्टनर्स में ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स। तो आसियान ही पुश करता है इस ईस्ट एशिया समिट को, जिसमें रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट करने के लिए गए इन लाओस। लाओस दिखाता हूँ आपको, ये रहा लाओस। ठीक है, यहाँ पर तो काफी सारी चीजों में उन्होंने कोलैबोरेशन पे बात की, क्या क्या कंसर्न्स है उस पर बात की, इनडायरेक्टली चाइना को लेकर बात की। तो काफी सारे ऐसे टॉपिक्स पे जिसपे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी प्रेजेंस भी बताई और अपने कंसर्न्स भी बताए। ठीक है, जो पहली मीटिंग थी इस ईस्ट एशिया समिट की वही थी 2005 मलेशिया। चलते हैं आज की हमारी लास्ट न्यूज पे। पहले तो आपको समझा देता हूँ ये एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब होता है, जैसे सरकार के पास एक सड़क बनी हुई है, सरकार कह रही है कि क्या कोई प्राइवेट कंपनी सड़क को लीज पे लेना चाहती है, जो टोल वगैरह तुम कलेक्ट करना, आसपास जो रेंट आएगा वो तुम कलेक्ट करना। प्राइवेट कंपनी से बोलती है हाँ हम लेंगे लीज पे, कितनी लीज देनी है। तो सरकार बोली कि चलो ऐसा करो, अगले 10 साल के लिए इस रोड का 5,000 करोड़ हमें दे दो। कंपनीज कैलकुलेट करेंगे कि हम कितना कमाएंगे 10 साल में, तो उनको पता लगेगा हाँ अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, 5,000 करोड़ सरकार को दे देंगे, सरकार एक और सड़क बना देगी, फिर उसको भी लीज पे दे देगी। तो किसी चीज को आइडियल ना रहने देना, उससे अर्न करना, यही होता है एसेट मोनेटाइजेशन।
अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि भाई नीति आयोग का टारगेट है कि FY22 से 25 ये 4 साल में एसेट मोनेटाइजेशन से इकट्ठा किया जाने वाला पैसा होना चाहिए 6 लाख करोड़, जिससे और इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो रिसेंटली ये जो रिपोर्ट है वो बता रही है कि हम अपने टारगेट के क्लोज जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मोनेटाइजेशन होता है कन्वर्टिंग, मतलब मोनेटाइजिंग का मतलब होता है किसी चीज से पैसा कमाना सिंपली, जैसे यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर दिया। ठीक है, क्यों हमको एसेट मोनेटाइजेशन करना है? क्योंकि इससे और आउटपुट निकलता है और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाएगा, सरकार को फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा कम पड़ेगा, काफी फायदे हैं इसके। ठीक है, क्या क्या मोनेटाइज किया जा सकता है? रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पावर ट्रांसमिशन लाइन, एनर्जी, बहुत कुछ है। सरकार के पास तो एसेट्स भरे पड़े हैं जिसको सरकार लीज आउट कर सकती है। देखो, बेच नहीं सकती, लीज कर सकती है, रेंट पे दे सकती है और उससे पैसा कमा के और कुछ नया बना सकती है। ठीक है, तो इसके साथ ये जो अक्टूबर वीक 1 वीक 2 में जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी मैंने एक क्लास में कवर करी। नेक्स्ट क्लास आएगी अक्टूबर वीक 3 की, फिर अक्टूबर वीक 4 की, फिर हम नवंबर पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।